माननीय श्री इकरा चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वे सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। श्री हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। Anniversary of NEP 2020 with the week-long Shiksha Saptah, this grandstanding does nothing to address the stark reality. And as a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. The biggest cut has been for the University Grants Commission, which saw a 61% dropping from 6,409 crores to only 25 crore this time, which will affect the higher education of our country. And in 2020, India's average learning adjusted years of schooling was 7.1 years, lagging behind countries like Mexico, Kenya, Sri Lanka, Iran, UAE, and even Palestine. The foundational skills are alarmingly weak among 14 to 18-year-olds. About 25% of those surveyed couldn't read a standard 2-level text in their regional language, and only 43% could solve a simple division problem. Shockingly, nearly 43% of undergraduate students also struggled with basic division. This report is a testament to the fact that in reality our education system has failed to educate a large section of the population, especially students from underprivileged backgrounds dependent on state-run education. Speaker ma'am, higher education, especially for women, is crucial to gaining empowerment and employment. And the AISHE report shows that only 10.4 colleges in the country were exclusively female. The constituency that I represent and other such areas in the country where patriarchal beliefs have prevented women from accessing co-ed colleges. Therefore, we need women specialized institutions so that women can get educated and get further in the society. मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से
हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में NCRB की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into. Ma'am, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation. Despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with Quran in one hand and computer in the other, this undermines efforts to boost educational opportunities. What we also need in today's time is quality STEM education, as outlined by India's National Education Policy 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for 21st century challenges. But ma'am, only 18.4% schools have functional computer labs, and there's a significant gender gap in STEM enrollment, with only 28% of females compared to 36% males. While the government now promotes Digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party's government under Akhilesh Yadav ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012, effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफ़ी हद तक खराब है, हमें निचले 30% देशों में रखा गया है। The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened under the current government. Key historical and scientific facts are being erased from textbooks to advance a certain kind of narrative. Mughal history is continuously distorted and erased, but notably, Darwin's theory was removed from the class 9 and 10 syllabuses by the 21-22 academic year. And the topic of evolution was completely excised from school textbooks. This distortion of educational content undermines academic integrity and damages India's educational ethos. Ma'am, when we are competing for in the world with first-class countries, we also need to look into why our students need coaching in spite of having schools and higher education and those funded by the government. The incident of 3 students dying in UPSC coaching has once again exposed the harsh reality, just a minute, man, and plight of a significant segment of our population. These young individuals, hopeful of securing government jobs, endure poor living conditions in places like Kota and Rajendra Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcomings of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The national education policy fails to address why students rely on coaching in the first place. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में BEd, LLB जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और मां शकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।